नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आपको पता ही है आज की सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच में अपने संघर्ष विराम को एक्सटेंड करने के लिए एक शांति समझौता हो चुका है। इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप जब वो G7 शिखर वार्ता के लिए फ्रांस में मौजूद थे और वहां वर्साई में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की उपस्थिति में उन्होंने इस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किया। उधर ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियां ने भी इस पर डिजिटली हस्ताक्षर किया और इसकी इमेजेस शेयर की गई। इसका नाम रखा गया है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पाकिस्तान ने लगातार मध्यस्थता की भूमिका निभाई अमेरिका और तेहरान के बीच में, और साथ ही जो पहली दौर की बातचीत हुई थी इस युद्ध के शुरुआत के बाद में, याद हो, जो इस्लामाबाद में बातचीत को करने के लिए पहुंचे थे अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति JD वैंस, वो लीड कर रहे थे अपनी टीम को, जिसमें शामिल थे जारेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, और स्टीव विटकॉफ, जो इस क्षेत्र में वेस्ट एशिया में डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि हैं। वहीं ईरान की तरफ से गालिबाफ आए हुए थे अपने प्रतिनिधिमंडल को लीड करते हुए, जो ईरानियन संसद के स्पीकर हैं, और उनके प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, और दूसरे तमाम ब्यूरोक्रेट्स और इंटरलोक्यूटर्स भी। अब इस्लामाबाद की तरफ से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट डाला कि उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं और इस्लामाबाद की भूमिका एक गारंटर के तौर पर है अब इस अकॉर्ड में, जिसमें करीब करीब 800 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। 14 पैराग्राफ्स हैं इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। जब हम MOU की बात करते हैं तो ये एक औपचारिक डॉक्यूमेंट जरूर होता है, हालांकि हमेशा बाइंडिंग नहीं होता है। और इसमें इस्लामाबाद ने कहा है कि चूंकि हमने मध्यस्थता की है तो हम एक गारंटर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जाएगा। अब इस राह में बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको बता देती हूँ कि आखिरकार इस MOU के जो की टेक अवेज हैं, जो हाईलाइट्स हैं, वो क्या है। इस MOU पर हस्ताक्षर होने के साथ ही, जिस पर कहा जा रहा था कि पहले स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे, फिजिकल हस्ताक्षर होंगे शुक्रवार को, अब वो नहीं हो रहे हैं। जिनीवा में नेगोशिएटर्स निश्चित रूप से मौजूद थे इस डॉक्यूमेंट को बाइंडिंग करवाने के लिए, इस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करवाने के लिए। लेकिन इस हस्ताक्षर के साथ ही MOU जब ये इंप्लीमेंट हो जा रहा है तो इसमें कहा गया है कि तुरंत प्रभाव से स्थायी तरीके से जो सैन्य ऑपरेशंस चल रहे हैं तमाम फ्रंट्स पर, सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में ही नहीं बल्कि इस पूरे रीजन में तमाम फ्रंट्स पर, यानी कि इजराइल की ओर इशारा है, जो लेबनान में कार्रवाई हो रही है, जो ईरान की एक प्रमुख शर्त थी किसी भी समझौते के लिए, कि उन सैन्य कार्रवाई को रोका जाएगा। टर्मिनेशन, परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन ऑल फ्रंट्स, and from now on not to initiate any war or any military operation against each other। कम से कम अगले 60 दिनों तक कोई भी जो पक्ष है, ईरान या अमेरिका, वो एक दूसरे के खिलाफ कोई नया युद्ध नहीं छेड़ेंगे, कोई नया हमला नहीं करेंगे। To refrain from the threat or use of force against each other, कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड इंश्योरिंग द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ लेबनान, कि लेबनान की संप्रभुता को भी अपहोल्ड किया जाएगा। अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें अभी भी लैंग्वेज में क्लैरिटी नहीं है। आने वाले कुछ दिन वो लगातार टेस्ट करेंगे कि ये अकॉर्ड किस हद तक बना रहता है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र अभी भी जो है बहुत फ्रैजाइल ही बना रहेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि हॉर्मुज स्ट्रेट कितनी जल्दी खुल सकता है, ताकि दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, भारत पर खासा जिसका असर देखने को मिला, जमीन से हमने तमाम रिपोर्ट्स आप लोगों तक पहुंचाए। यहाँ जो ऊर्जा संकट है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, CNG की कीमतें बढ़ी हैं, LPG कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हुई है, उनकी किल्लत महसूस की गई। छोटे सिलेंडरों की कमी की वजह से जितने जो अप्रवासी जो मजदूर हैं बड़े बड़े शहरों में, वो वापस अपने गांव तक लौटने के लिए मजबूर हो गए। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने को लेकर इसमें जो बातें कही गई हैं, वो कहा गया है कि पहला तो हम कमिट टू नेगोशिएटिंग एंड अचीविंग द फाइनल डील इन मैक्सिमम 60 days
एक्सटेंडेबल विद म्यूचुअल कंसेंट, कि अगले 60 दिनों में जब तक ये सीज फायर को, क्योंकि पहले सीज फायर की जो संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी दोनों ईरान और अमेरिका के बीच में, वो 8 अप्रैल की थी। 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत हुई जब इजराइल ने एक तरफा हमला किया ईरान पर, और फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत हुई अमेरिका की तरफ से। तो 8 अप्रैल को पहला संघर्ष विराम हुआ था। उसके बाद पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि हालात बहुत बद से बदतर हुए थे, जब ईरान और इजराइल के बीच में ताजा फायरिंग हुए, फिर अमेरिका और ईरान के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट में वहां पर फायरिंग हुई। अमेरिका के मिसाइल स्ट्राइक्स की वजह से एक जहाज में हमारे 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। तो अब इसमें कहा गया कि अगले 60 दिनों तक जबकि इस संघर्ष विराम को लागू किया जाएगा, हम एक फाइनल डील इन 60 दिनों के अंदर निगोशिएट करके उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। एंड जहां तक हॉर्मुज स्ट्रेट का सवाल है, इमीडिएटली अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस एमओयू, the United States will begin the removal of its naval blockade. अब ये जो पैराग्राफ है ये काफी जरूरी पैराग्राफ है, क्योंकि आपको याद हो कि जब ईरान ने कहा इस युद्ध की शुरुआत के बाद में कि हम किसी भी जंगी जहाज को, दुश्मन देश की जहाज को पर्शियन गल्फ एरिया से गुजरने नहीं देंगे, हम इसको पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी कह रहे हैं, और जहां से हम आगे चलकर पर्यावरण के लिए एक टोल वसूलेंगे। जो भी जहाज यहां से गुजरना चाहती हैं उनको हमसे लिखित परमिशन लेना होगा। ओमान के साथ मिलकर साझा रूप से हम ये प्रशासनिक नियंत्रण को बनाए रखें। अमेरिका ने कहा कि भाई हम तो जो है फिर काउंटर नेवल ब्लॉकेड कर देते हैं। अपनी नेवी से उन्होंने और काउंटर नेवल ब्लॉकेड किया, वो भी अवैध ही था पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय वाटर्स पर। उसमें भी हमने देखा हमारे एक भारतीय नाविक की जान गई, क्योंकि एक वेसल जहां मेडिकल एड नहीं पहुंच सका एमटी सेलेस्टियल पर नेवल ब्लॉकेड की वजह से, और उसको लेकर भी भारत में काफी गुस्सा है। तो इस अग्रीमेंट में ईरान की नेवल ब्लॉकेड को लेकर कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि आपको याद हो कि 28 फरवरी के पहले हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुला हुआ था, वहां कोई इंपेडिमेंट नहीं थे जहां तक मैरीटाइम नेविगेशन का सवाल है। इसमें यह भी कहा गया है कि ट्रैफिक ऑफ वेसल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो 60 दिनों का पीरियड है, will be in proportion to the numbers of pre-war traffic being restored by Iran. कि युद्ध शुरू होने के पहले जितनी तादाद में यहां से जहाज गुजरते थे, अब उतनी ही तादाद में जहाज यहां से गुजरेंगे। और जिससे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर अमेरिका ने हासिल क्या किया। मतलब जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को आपने बंद करवाया युद्ध की शुरुआत करवाकर, उसको खोलने के लिए आपको इतने कंसेशंस देने पड़ रहे हैं ईरान को, जिसके बारे में आपको बताती हूँ। अमेरिका ने कहा है कि यूएस टू अंडरटेक विद रीजनल पार्टनर्स, इस क्षेत्रीय पार्टनर्स के साथ में एक प्लान को डेवलप करेंगे, अ डेफिनेटिव म्यूचुअली अग्रीड प्लान विद एटलीस्ट $300 बिलियन फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ईरान। ईरान में जितनी भी बर्बादी हुई है, जितने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निस्तनाबूद किया गया है, इन सब को दोबारा से बनाने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब का एक रिकंस्ट्रक्शन पैकेज दिया जाएगा। तो आप सोचिए, जिस ईरान पर पिछले इतने दशकों से अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों की तरफ से इतने प्रतिबंध लगाए गए, उनको बार बार ईविल टेररिस्ट रिजीम कहा गया, अब उनको अगर इतना पैसा देने जा रहा है अमेरिका, ये कह के कि रिकंस्ट्रक्शन होगा, अमेरिका कहीं ना कहीं क्या अपनी गलती को कबूल रहा है कि हमसे गलती हुई है, और इसीलिए एक तरीके का ये रेपरेशंस है जो हम दे रहे हैं, जो नुकसान आप लोगों को हुआ है इस युद्ध की वजह से, जो 3 महीने तक खींच गया, जिसको लोगों ने आकलन किया था कि ये तो शायद 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, ईरान अपने घुटनों पर आ जाएगा, ईरान के लोग सड़कों पर निकल आएंगे अपने हुक्मरानों के खिलाफ विरोध करने के लिए, वहां रिजीम चेंज हो जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, और उसके सारे तेल के जितनी फैसिलिटीज हैं उस पर अमेरिका का नियंत्रण हो जाएगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त वेनेजुएला पर जो है अपना हक जता लिया है, वहां के प्रेसिडेंट मादुरो को अबडक्ट करने के बाद में नारकोटिक टेररिज्म के चार्जेस पर, और एक कठपुतली प्रेसिडेंट वहां पर बिठा दी गई है, एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इस एमओयू का। America also to undertake to terminate all types of sanctions against Iran following including the UNSC resolutions. आप सोचिए ईरान के लिए कितनी बड़ी बात है
कि उनके खिलाफ जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे इतने सालों से, वो प्रतिबंध अब हटा दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से भी जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन रेजोल्यूशंस को भी अब हटाया जाएगा। एक जो गिव है ईरान की तरफ से, उन्होंने कहा है कि ईरान रीअफर्म्स दैट इट शैल नॉट प्रोक्योर और डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, की परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन ये बात देखिए ईरान शुरू से ही कहता रहा है। इनफैक्ट अयातोल्ला अली खामनेई ने 2003 में भी कहा था कि हम इस्लामिक रिपब्लिक है और इस्लाम में परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं है, हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ऊर्जा बनाने के लिए है। और उसके बाद 2015 में JCPOA पर सहमति बनी थी जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। P5+1 मुल्कों ने मिलकर ईरान के साथ वो संधि निगोशिएट किया था, जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो एजेंसी है IAEA उसकी निगरानी में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उससे हाथ खींच लिए थे 2018 में। हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नेतन्याहू बार बार अमेरिकी प्रशासन पर दबाव बना रहे थे कि JCPOA एक बुरा डील है, उससे इजराइल को नुकसान हो रहा है, तो अमेरिका को उससे पीछे हटना चाहिए। ये बातें अब वो पब्लिक में कहने लगे। लेकिन ईरान के जो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम है उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप की एक सॉफ्टनिंग ऑफ पोजीशन हो रही है। अब बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से लेकर यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पब्लिकली, जब सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई हम ऐसी कैसे उम्मीद कर ले कि कोई भी मुल्क पूरी तरीके से अपने इस अधिकार को गिव अप कर देगा जब दूसरे मुल्कों के पास ये अधिकार है। और ऐसे भी ईरान जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT का सिग्नेटरी है, जो इंडिया भी नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं इस MOU में। ये भी कहा गया है कि द टू पार्टीज आल्सो अग्रीड टू डिस्कस द इशू ऑफ एनरिचमेंट एंड अदर म्यूचुअली अग्रीड मैटर्स रिलेटेड टू ईरान्स न्यूक्लियर नीड्स, लेकिन एट अ लेटर स्टेज, मतलब इस 60 दिनों के बाद में परमाणु कार्यक्रम पर जो बातचीत है उसकी शुरुआत होगी। जो ईरान पहले से ही कह रहा था कि पहले आप एक संघर्ष विराम कीजिए, वो सीजफायर होल्ड करे, वो शर्तें कोई ना तोड़े, पर्टिकुलरली इजराइल, तो फिर हम परमाणु कार्यक्रम पर आगे बातचीत करेंगे। क्योंकि ऐसे भी परमाणु कार्यक्रम पर जो निगोशिएशंस हैं वो 1 या 2 दिन में नहीं हो सकती हैं, उसके लिए कई महीने या कुछ साल भी चाहिए होते हैं। Pending the final deal, United States of America and the Islamic Republic of Iran agreed to maintain the status quo. कि जब तक एक फाइनल डील नहीं हो जाती तब तक हम स्टेटस को अभी बनाए रखेंगे, जो इस MOU के तहत बातें बनी हैं। तब तक US Department of Treasury will issue waivers for the export of Iranian crude oil, petroleum products and derivatives and all associated services, including banking transactions, insurance and transportation. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने चूंकि इतनी प्रतिबंध लगा रखी थी ईरान पर, तो अब उनको वेवर्स दिए जा रहे हैं कि वो अपना तेल बेच सके। अब सोचिए, जो तेल भारत पहले खरीदता था, हमारी जितनी रिफाइनरीज थी, दे वर बेस्ट सूटेड फॉर ईरानियन क्रूड। UPA 2 पर भी बहुत दबाव डाला गया था कि आप ईरान से तेल खरीदना बंद कर दें। सरकार ने बात नहीं मानी थी तब, मनमोहन सिंह सरकार ने। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में हामी भर दी गई और डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में हमने ईरान से अपने तेल आयात को शून्य कर दिया था। अब वही तेल वापस से अवेलेबल होगा बाजार में, जिसको भारत और तमाम मुल्क खरीद सकेंगे, लेकिन बिना किसी डिस्काउंट के, क्योंकि अभी तेल की जरूरत है, दुनिया भर में शॉर्टेज है। तो ईरान अभी खास ट्रीटमेंट किसको क्यों देगा? हो सकता है चीन को दे दे, क्योंकि चीन लगातार जो है सैंक्शंस के बावजूद उनसे तेल खरीद रहा था, या रूस को दे दे जो उनके खास एलाइज हैं इस वक्त और इस युद्ध में लगातार उनके साथ खड़े। तो रूस से भी जो हम डिस्काउंटेड तेल खरीद रहे थे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो पेनल्टी का चाबुक लगाया था, हमने उनसे आयात तेल का जीरो नहीं किया था, लेकिन हाँ हमारी डिस्काउंट्स चली गई थी। हालांकि पब्लिक रिफाइनरी कंपनीज को, हमारी जो पब्लिक ऑयल कंपनीज है, वो जब मुनाफे में तेल खरीदती हैं, उसका सीधा फायदा हमारे कंज्यूमर्स को तो होता नहीं है। वो विंडफॉल से जो है वो कोई गेन हमें नहीं होता है। वो पब्लिक कंपनियां वो सस्ते में तेल खरीदकर उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रही होती हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पर भी असर पड़ता है और कंज्यूमर के जेब पर भी कोई उसका फायदा उतना नहीं हो रहा है। और
ये भी कहा गया है कि यूएस टू मेक फुल्ली अवेलेबल फॉर यूज द फ्रोजन और रिस्ट्रिक्टेड फंड्स एंड एसेट्स ऑफ ईरान। तो ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अमीर मुल्क इस वक्त बना दिया है, क्योंकि उनकी जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो बाहरी देशों में पार्क्ड एसेट्स थी, जिसको फ्रीज कर दिया गया था, जो ईरान यूज नहीं कर पा रहा था, उसकी वैल्यूएशन अलग अलग है। कोई 125 अरब डॉलर कहता है, कोई 165 अरब डॉलर कहता है। इस वक्त उसमें से कम 12 से 14 अरब डॉलर तक जो है रिलीज किया जा रहा है। तो वो फंड रिलीज कर रहे हैं। आप 300 अरब डॉलर के रिपेरेशन फंड्स देंगे पुनर्निर्माण के लिए। ईरान अपने तेल, अपनी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव्स को बेच पाएगा बाजार में। तो ईरान की इकोनॉमी इतनी श्रिंक हो रखी थी, इतने दबाव में थी, ईरानियन रियाल बिल्कुल पूरी तरीके से चरमराया हुआ था। आप सोचिए कि उनको कितना शॉट इन दी आर्म आया है। और एक एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो निगरानी रखे कि इस एमओयू को ठीक से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, जैसा पाकिस्तान ने कहा कि वो गारंटर है। यही वजह है कि इस एमओयू को एडवांटेज तेहरान के तौर पर देखा जा रहा है, और जहां इसकी स्वागत की जा रही है दुनिया भर में, भारत ने भी इसका स्वागत किया है, क्योंकि ये युद्ध खत्म होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका के अंदर इसमें मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ वो नेता हैं, विपक्ष के तो जो नेता हैं वो चाहेंगे ही कि इसको अपोज करे, वो युद्ध को भी अपोज कर रहे थे। अब जैसे एंटनी ब्लिंकन है, जो बराक ओबामा के विदेश मंत्री थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प शुड शेयर द सीजफायर एग्रीमेंट with the American people. They deserve to see it and draw their own conclusions about the results of the president's war. कि आप इसको सार्वजनिक कीजिए, इस एमओयू को। ये जितनी भी डिटेल्स हैं वो सूत्रों के हवाले से आई हैं। Just as they should have been informed before he launched it, कि इस एमओयू को करने के पहले आपको जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। From what has been reported, it is a bad deal to end a misguided war of President Trump's choosing. उन्होंने कहा कि पहले तो ये युद्ध ही गलत था, मिसगाइडेड था, इसमें कूदना ही नहीं चाहिए था अमेरिका को, और उसको खत्म करने के लिए आपने एक खराब डील पर हस्ताक्षर किया है। The only thing worse would be to continue the war that has proven so costly in lives lost. कि इससे ज्यादा बुरी बात बस यही होगी कि आप युद्ध को जारी रखें, जिससे और जिंदगियां जाएं और लोगों के लिए इतना नुकसानदेह हो, including US service members and taxpayer dollars spent without making the American people safer or their lives better. आपकी इस युद्ध से अमेरिका के लोगों की जिंदगियां ना तो ज्यादा सुरक्षित हुई हैं, ना बेहतर हुई हैं। By President Trump's own terms, the war is a failure. कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद ही कहा है कि ये युद्ध जो है वो विफल है, एक फेलियर है। उधर एंटनी ब्लिंकन तो चलिए खैर विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी के हैं, पूर्व विदेश मंत्री हैं, लेकिन जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं बिल कैसिडी, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं कि रोनाल्ड रीगन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, इज रोलिंग ओवर इन हिज ग्रेव। ईरान्स न्यूक्लियर एम्बिशंस वर नॉट कर्ब्ड, कि ईरान का परमाणु जो एम्बिशन है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। दे हैव लर्न्ड दैट थ्रेटनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वर्क्स। उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सामरिक शक्ति और यूटिलिटी का पता चल गया है, एंड विल अनडाउटेडली लीवरेज इट इन द फ्यूचर, और भविष्य में वो उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। नाउ ईरान गेट्स टू बिल्ड ब्रांड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर दिस डील, और अब इस डील के तहत ईरान को तो इतना सारा पैसा मिल रहा है कि वो नए सिरे से अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकेंगे। बिफोर द वॉर द स्ट्रेट वाज ओपन, ईरान वाज बीइंग क्रश्ड बाय सैंक्शंस। इस युद्ध के पहले ये स्ट्रेट खुला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, ईरान पर प्रतिबंधों का दबाव था, एंड 13 सर्विस मेंबर्स वर स्टिल अलाइव। जिन 13 अमेरिकी सोल्जर्स की जान गई इस युद्ध की वजह से, और सैंक्शंस भी उठा दिए जाएंगे और बमबारी रुक गई है। दिस इज द वर्स्ट फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर इन डेकेड्स। अमेरिका की सबसे बड़ी विदेश नीति की गलती है पिछले कई दशकों में, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के बिल कैसिडी कह रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी आवाजें हैं जो उनके समर्थन में भी हैं, जैसे उनकी पार्टी के रैंड पॉल जो सेनेटर हैं, वो लिख रहे हैं कि आई स्पेंट माई करियर वार्निंग अगेंस्ट रिजीम चेंज, वॉर्स, नेशन बिल्डिंग एंड एंडलेस मिलिट्री इंटेंगलमेंट्स। तो अनलाइक रिपब्लिकन्स, जिनमें नियोकॉन्स की एक बहुत जो है दाविद एक लॉबी है, भारी लॉबी है, जो हमेशा युद्ध के लिए एडवोकेसी करते हैं। रैंड पॉल कहते हैं कि मैंने तो हमेशा से कहा है कि हमको बाहरी मुल्कों में जाकर दूसरी जमीन पर युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, ताकि हम दूसरे मुल्कों में रिजीम चेंज कर सकें।
The same voices now attacking Trump's Iran deal are the architects of every failed intervention of my lifetime. तो वो डेमोक्रेट्स की ओर भी इशारा कर रहे हैं, उन रिपब्लिकन्स की ओर भी इशारा कर रहे हैं जिन्होंने दूसरों मुल्कों में युद्ध लड़ी है, क्योंकि अमेरिका के सारे प्रशासन ने कहीं ना कहीं तो एक्सटर्नल मिलिट्री इंटरवेंशन किया ही है, इराक, लिबिया, सीरिया, अफगानिस्तान। तो रैंड पॉल कह रहे हैं कि जो लोग आज डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ऐसे ही विफल फेल्ड मिलिट्री इंटरवेंशन अपनी जिंदगी में कर चुके हैं। दिस वॉर मस्ट एंड, आई स्टैंड विद प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन पीस, कि इस युद्ध को खत्म करना बहुत जरूरी है, मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं। तो ये मिक्स्ड रिएक्शंस हैं अमेरिका से, लेकिन यहां पर ये डील पूरी तरीके से निर्भर है जो इजराइल की हरकतें हैं, नेतन्याहू की हरकतें हैं। इजराइल के अंदर इस वक्त बहुत गुस्सा चल रहा है, नेतन्याहू की कुर्सी डगमगाई हुई है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस भी चल रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। डेस्परेशन में एक इतनी वहां पर राइट टू फार राइट गवर्नमेंट है और लीडरशिप है कि वो लोग अगर लेबनान में वापस से, क्योंकि पिछले दिनों ही इस डील की घोषणा होने वाली थी जिस दिन इजराइल ने वापस से बेरूत पर हमला कर दिया था, लेबनान की राजधानी पर, और जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अब सार्वजनिक बयान भी दिए हैं दो कि वो गलत था। तो इजराइल क्या चुप बैठेगा इन 60 दिनों तक, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, एक ट्रायम्फलिज्म की सेंस ना आ जाए ईरान के अंदर कि भाई देखो हम तो जीत गए, और अपनी कार्ड्स को ओवरप्ले ना कर ले, उस चक्कर में कहीं कुछ ना हो जाए। तीसरी बड़ी चुनौती डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए अगले कुछ महीनों में अमेरिकी संसद में होने वाले मध्यावधि चुनाव सबसे बड़ी चुनौती होंगे। इस वक्त अगर उनके अपने पार्टी के लोग इस डील पर अब ज्यादा से ज्यादा खुलकर बोलने लगे, ये कहने लगे, जैसा कि हमने देखा बिल कैसिडी बोल रहे हैं कि भाई ये डील बहुत गलत हुआ है, अमेरिका को आपने कमजोर कर दिया है, ईरान को आपने मजबूत कर दिया है, तो घरेलू मंच पर भी डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट 60 डेज बहुत सारी इफ्स एंड बट्स लगातार बनी हुई हैं। वेस्ट एशिया रीजन बहुत फ्रेजाइल बन चुका है, इसमें ट्रिगर पुल कर पाना किसी भी पार्टी के लिए बहुत आसान हो चुका है। 60 दिनों बाद इस एमओयू के हिसाब से हॉर्मुज स्ट्रेट पर वापस से एक टोल वसूली की जा सकती है ईरान और ओमान की तरफ से, और ईरान कतई जो है अब इस नियंत्रण को जाने नहीं देने वाला है। तो इसीलिए ये सिचुएशन फ्लूइड है, लेकिन फिलहाल के लिए जो एक पल के लिए लोग सांस ले रहे हैं कि कम से कम पेपर पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, उसका स्वागत हमें करना चाहिए। कुल मिलाकर इस बिल में किसको क्या मिला, क्या हासिल हुआ, उस पर मैंने सोचा कि आप लोगों से मुखातिब होती हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।